हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम बात करेंगे परसेप्ट्रॉन के बारे में। इससे पहले हमने वॉरेन मैककुलक और वॉल्टर पिट्स का 1943 वाला जो फर्स्ट एएनएन मॉडल था वो हमने देखा था, जो कि लॉजिक गेट को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो उसमें वो क्या करता था, एक बार जरा हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो सी जैसे आउटपुट होता था, तुम्हारा ए और बी दो बाइनरी इनपुट्स लेता था। वो यहाँ पे क्या लेता था, बाइनरी इनपुट्स, और हमें 0 या 1 उसी में बाइनरी आउटपुट भी ला के देता था। ठीक है, तो ये हमने अपने फर्स्ट वाले मॉडल में देखा था। उसके बाद जब इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, थोड़ा सा लेवल अप हुआ, तो 1957 में फ्रैंक रोजनब्लॉट ने परसेप्ट्रॉन हमारी तरफ इंट्रोड्यूस किया। तो परसेप्ट्रॉन में बेसिकली क्या चेंज आया, यहाँ पे बाइनरी इनपुट जो था वो हमारा फर्स्ट मॉडल लेता था, जो कि था वॉल्टर पिट्स एंड वॉरेन मैककुलक का। अब ये वाला जो हमारा परसेप्ट्रॉन वाला मॉडल आया, इसमें हमारे न्यूमेरिकल इनपुट्स जो थे वो अलाउड थे। तो न्यूमेरिकल इनपुट्स अलाउड थे। नेक्स्ट चीज, हम इसमें एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम बोलते हैं टीएलयू। टीएलयू यानी कि थ्रेशोल्ड लॉजिकल यूनिट। तो इस थ्रेशोल्ड से हमें समझ आ ही रहा है, थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड होगा, उसी हिसाब से वैल्यूज जो होंगी प्रोडिक्ट होंगी। इसको हम अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हमने ये इनपुट्स देखे x1, x2, x3, और इनसे कुछ वेट्स एसोसिएटेड थे। वेट्स के बारे में तो हम जान ही चुके ऑलरेडी कि वेट्स हमें क्या बताते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है हर एक इनपुट का। ठीक है, अब ये जो परसेप्ट्रॉन है ये हमारा बेसिकली किस यूजेज में आया, ये हमारा आया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये 0 या 1 में आउटपुट देने वाला था। वो हम देखते हैं कि हर चीज कैसे हुई उसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम एक चीज इसमें याद रखेंगे, वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के हमने इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन तक भी लेके गए। उसमें बेसिकली टीएलयू जो थे उनके नंबर ऑफ टीएलयूज बढ़ गए थे। वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हुआ था। तो अभी हम बाइनरी क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे कि कैसे बाइनरी क्लासीफाई करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इनपुट जो है वो कैसे तैयार होगा और कैसे आउटपुट बन के आएगा। तो हम जानते हैं कि इनपुट से हमारा जो है वेट मल्टीप्लाई होता है और फिर हम उनका समेशन लेते हैं। ये हमारी हिडन लेयर का काम होता है ना। उसी को हम ऐसे आउटपुट जो है वो फीड करते हैं। तो इसमें जेड हमारा क्या बन के आएगा, जरा एक बार देखते हैं। ये हमारे वेट्स जो है वो कंट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे। तो जब हम z यहाँ से, ये टीएलयू को हम क्या फीड करने वाले हैं, बेसिकली हमारी z वाली वैल्यू होगी x1w1 प्लस x2w2 प्लस x3w3। ये जो होगी हमारी वैल्यू, ये कहाँ फीड होगी, ये हमारी z में फीड होगी। ठीक है, अब ये जो टीएलयू है इस पे हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा। अब एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। ये हमने इनपुट ले लिया, अब इस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन क्या था, जो कि हमारे डिसाइड करता था कि न्यूरॉन कैसे एक्टिवेट होगा, है ना। हम एक्टिवेशन फंक्शन जब लगाते थे तो हम देखते थे कि कैसे न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज हम क्या देखते थे, उसमें से हम लिनियरिटी को रिमूव करते थे, है ना। लेकिन जो हमारा परसेप्ट्रॉन वाला मॉडल है ना, ये बिल्कुल लिनियरिटी पे ही चलता है। इसमें नॉन लीनियर वाला कुछ हम कॉम्प्लिकेशन देखते ही नहीं है। इसमें सिर्फ लीनियर वाला हम इनपुट लेके चलते हैं, लीनियर ही एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो अभी लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो इसमें हम लगाने वाले हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे हमारा लगता है, जो कि लीनियर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें याद रखना है कि परसेप्ट्रॉन जो है वो लीनियरिटी पे ही वर्क करता है। इसमें हम कोई भी पॉलिनोमियल या फिर कुछ भी नॉन लीनियरिटी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं हमारा ये स्टेप फंक्शन दिखता कैसा है। तो स्टेप फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार देखते हैं। स्टेप फंक्शन को हम बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा स्टेप फंक्शन होता है वो कैसा दिखता है। स्टेप फंक्शन होता है 0 जब हमारा z जो है वो लेस देन 0 है, और 1 अगर z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका एक बार ग्राफ भी प्लॉट करके देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ देख लेते हैं एक बार। अम, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है। ये हमारा पूरा 0 तक जाता है,
एंड देन यहाँ से हमारा आउटपुट जो है वो 1 हो जाता है जैसे ही 0 पे आता है। ठीक है, ये हमारा स्टेप फंक्शन का जो होता है ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 होगी, ये मेरा x हो गया, यहाँ पर z ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम z में ही क्लासीफाई कर रहे हैं तो z ले लेते हैं यहाँ पे। ये z हो गया मेरा और ये मेरा स्टेप फंक्शन हो गया। यहाँ पे fx मान लेते हैं, fc। ठीक है, तो ये मेरा जो है ऐसा ग्राफ बन के आता है। ये मेरा स्टेप फंक्शन का ग्राफ है। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इससे हम क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं। जैसे हमारी z की वैल्यू आएगी, अगर वो लेस देन 0 है तो हम 0 दे देंगे, यानी कि वो 0th क्लास को बिलोंग करेगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम 1 दे देंगे। तो यही है हमारा थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट का फंक्शन। वहाँ पे ये एक्टिवेशन फंक्शन रहता है, स्टेप फंक्शन, जो कि थ्रेशोल्ड लेता है, यानी कि अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो वो ये आउटपुट देगा, और अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड यानी 0 से ज्यादा है तो वो आउटपुट 1 देगा। तो ये था हमारा TLU और परसेप्ट्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से अगर हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो हम TLUs का नंबर इंक्रीज कर देंगे, और जितने हमारे फीचर्स हैं यानी जितने हमारे इनपुट्स हैं उसको भी हम अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है। सिर्फ बाइनरी नहीं, मल्टी क्लास भी हम इससे कर सकते हैं, जस्ट बाय इंक्रीजिंग दी TLUs। TLU हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर 3 क्लासेस है तो 3 TLUs। ठीक है, ये हमारा बेसिक TLU का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि TLU का ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मतलब परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग कैसे करते हैं। TLU सॉरी, परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग, कि इसको हम कैसे ट्रेन करेंगे कि हमें करेक्ट आउटपुट ला के दे। तो परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी होती है थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में तो हमने सुना ही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जब भी हमारी कोई मिस क्लासिफिकेशन होगी, मतलब जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था और प्रिडिक्टेड आउटपुट था उनमें अलग होगा, वो मतलब सेम नहीं होंगे, मिस क्लासिफिकेशन होगी, तो हम अपने मॉडल को बेसिकली रीइंफोर्स करेंगे कि अपने वेट्स चेंज करके आओ, आप सही काम नहीं कर रहे हो। अपने परसेप्ट्रॉन को बोलेंगे आप गलत काम कर रहे हो, इसके वेट्स में कुछ चेंजेस लाओ ताकि हम सही क्लासिफिकेशन कर पाए। इसी को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो हम करने वाले हैं कि अपने परसेप्ट्रॉन को बोलेंगे कि सही आउटपुट प्रिडिक्ट करो, तो इसके लिए हमें कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसा रूल अप्लाई करें कि हम उसको बोल सके कि ये जो तो तुम्हारा पुराना वेट था, अब इसको नया वेट इस तरीके से बना दो। तो उसको हम बोलते हैं द लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन। तो आइए देखते हैं लर्निंग रूल क्या होता है हमारे परसेप्ट्रॉन का, ताकि हम अपने परसेप्ट्रॉन को बेटर बना सके और वो बेटर क्लासिफिकेशन कर सके। तो लर्निंग रूल में हम बेसिकली करते क्या है, तो हम अपने z जो है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम TLU को एक नया इनपुट फीड कर सके, तभी TLU अच्छी प्रोडिक्शन दे पाएगा। यानी हमें TLU के इनपुट में कुछ चेंजेस लाने हैं। अगर अब हमें TLU के इनपुट में चेंजेस लाने हैं तो हम x1 यानी z में हमें चेंजेस लाने हैं, यानी कि x1 W1 x2 W2 x3 W3 इनमें से किसी में हम चेंज ला सकते हैं। अब ये जो हमारा x1 और x2 और x3 ये तो हमारे फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे इनपुट्स हैं, इनमें तो हम चेंजेस नहीं ला सकते। हम इनकी कंट्रीब्यूशन यानी इनकी वेट्स में कुछ चेंज लाके अपने परसेप्ट्रॉन को बेटर बना सकते हैं। उसका लर्निंग रूल हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो लर्निंग रूल करते क्या है, हम अपने वेट में ही चेंजेस लाते हैं। तो आइए लिखते हैं लर्निंग रूल कैसे वर्क करता है। लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन। लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन बहुत ही इजी होता है, आप इसको इजीली ग्रास्प करेंगे। इनफैक्ट हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा भी है, अगर आपको याद आएगा तो। Wij न्यू इज इक्वल्स टू Wij ओल्ड प्लस ईटा इंटू y एक्ट माइनस y प्रिड और इंटू xi। तो जरा एक बार इधर ले जाते हैं। इंटू एक्स। इससे जो है हम अपना वेट में जो है वो चेंजेस ला पाएंगे इस वाले रूल से, लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन से। ठीक है, लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन जो होता है वो हमारा इससे चेंजेस ला सकते हैं। तो वेट में जो हम नया वेट डिफाइन करेंगे उसमें हम ओल्ड वेट को प्लस करेंगे। ईटा क्या होता है हमारा,
ईटा होता है हमारा लर्निंग रेट। ये हमने ग्रेडियंट डिसेंट में भी देखा था, लर्निंग रेट क्या रखते हैं। जनरली इसकी एक अच्छी वैल्यू हम 0.05 तक डिफाइन करते हैं, बट इट्स नॉट रियली फिक्स्ड। हम इसमें कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो कांस्टेंट है हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग। तो इधर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे 0.05, लेकिन ईटा हमें याद रखना वो होता है हमारा लर्निंग रेट। एंड ओल्ड वेट हमारा ये हो गया, जो हमारा ओल्ड वेट ऑलरेडी एसोसिएटेड था उस इनपुट से, उसमें एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में जो वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं और हर इनपुट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पुराना वेट उसमें प्लस करके अपना नया वेट निकाल सकते हैं एक बार। तो यही था मेरा लर्निंग रूल ऑफ परसेप्ट्रॉन, जिससे मैं अपना परसेप्ट्रॉन में इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ और वो क्लासिफिकेशन बेटर कर सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, वो हम देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या थे परसेप्ट्रॉन के। हमने क्लासिफिकेशन के लिए बना तो लिया, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स तो आएंगे ऑब्वियसली। तो आइए देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे परसेप्ट्रॉन के। हम डिस्कस करेंगे अब ड्रॉबैक्स। तो हमारा जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो हमारा ये था कि जो हमारा मॉडल था ना, जो ये हमारा परसेप्ट्रॉन वाला मॉडल था, ये लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन पे ही वर्क कर रहा था, है ना, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो जिसका मतलब ये है कि जब हमारा लीनियर ही डेटा सेट होगा तभी ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन वर्क कर पाएगी। अगर हमारी नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन पे हमें इसको काम कराना था तो ये वर्क नहीं करता। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि ये हमारा डेटा सेट है और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन हो सकती है, तो मैं इसको इस लीनियर लाइन से सेपरेट कर सकती हूँ, है ना। तो ये मेरा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन अगर होगा तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन जो होगी वो पॉसिबल होगी। बट अगर मेरा नॉन लीनियर डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन होगी ना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ये प्लस साइन मेरे आउटर सर्कल में और माइनस साइन जो है वो मेरे इनर सर्कल में, तो यहाँ पे मैं कोई भी लीनियर लाइन बना के क्लासिफिकेशन नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे काइंड ऑफ फेल हो जाता है मेरे नॉन लीनियर डेटा के लिए। मतलब परसेप्ट्रॉन जो है वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन को नहीं कर पाता है। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया। और मतलब बेसिकली हमारा ड्रॉबैक तो यही है, और ये मॉडल बहुत सिंपल है तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा को प्रोसेस करने में भी इसको प्रॉब्लम होगी। ये लीनियर एक्टिवेशन में ही आ जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा प्रोसेसिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये कि इस वाली चीजों को हम कैसे ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हमारी एक ही टीएलयू था, एक ही लेयर थी। जब मल्टी लेयर्स हमने इंट्रोड्यूस करी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स और आती गई, बीच में हिडन लेयर्स बढ़ती गई, तो हमारा जो मॉडल है यानी परसेप्ट्रॉन वाला मॉडल है वो बेटर वर्क करने लगा और नॉन लीनियर डेटा पे भी हम इसमें क्लासिफिकेशन करने लगे और ब्रैक प्रॉप भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। एंड नेक्स्ट चीज हमें एक और चीज देखनी कि ये जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है ना, और जो हमारा ये लीनियर क्लासिफिकेशन कर रहा है, ये हमारा किस चीज से इंस्पायर्ड है। अगर आपको मशीन लर्निंग याद हो तो ये बेसिकली हमारा एसजीडी है। एसजीडी क्या था हमारा, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वाला, जो हम क्लासिफिकेशन करते थे, जो कि लीनियर पे ही काम करता था। इनफैक्ट जब हम मशीन लर्निंग का ये एल्गोरिथम लगाते हैं एसजीडी, अगर हम उसमें सिर्फ लॉस को परसेप्ट्रॉन कर दे एज एन हाइपर पैरामीटर में, तो हम परसेप्ट्रॉन वाला जो ये न्यूरल नेटवर्क है इसको लगा सकते हैं। तो एसजीडी की भी हमारी यही ड्रॉबैक्स थी कि वो लीनियर डेटा पे ही वर्क कर पा रहा था, तभी हमने एचवीएम और ये सब इंट्रोड्यूस किया था ताकि नॉन लीनियर डेटा जो है उसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर सके। तो यही था हमारा परसेप्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एमएलपी के बारे में, यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और ब्रैक प्रॉप के बारे में, कि कैसे ये वाली जो हमारी नई न्यूरल नेटवर्क्स है इन्होंने कैसे हमारी इंप्रूवमेंट लाई क्लासिफिकेशन में और बाकी डेटा प्रोसेसिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा परसेप्ट्रॉन वाला टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच।